What is companion plant? So except the nutritional requirements, same sunlight, same weather, same water requirements. ठीक है? Having said that, आप क्या एक बरगद का और एक पीपल का पेड़ साथ में लगा सकते हो क्या? नहीं. So companion planting also should inculcate integrated planting या layer planting. लेयर माने एक वृक्ष खड़ा है, उसके साथ में एक केज में दो शेर नहीं रह सकते. सो शेर को अगर खुश करना है, राजा को खुश करना है, तो उसका ये प्रधानमंत्री चाहिए, रक्षा मंत्री, फिर उसके सेवक होने चाहिए, उसके रक्षक होने चाहिए, है ना. सो इसको कहते हैं लेयर प्लांटिंग. लेयर प्लांटिंग, इंटीग्रेटेड प्लांटिंग. सो कंपेनियन प्लांटिंग का पहला रूल कि उसकी सन रिक्वायरमेंट, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट और उसका वेदर रिक्वायरमेंट. जैसे आपने एक विंटर का प्लांट लगाया, उसके साथ में आप समर का प्लांट लगा के इसको कंपेनियन प्लांटिंग नहीं कह सकते. क्या करते हैं समर और विंटर में? अपार्ट फ्रॉम द टेम्परेचर्स आल्सो द डे लाइट रिक्वायरमेंट्स. ये जो विंटर प्लांट्स होते हैं उनकी डे लाइट रिक्वायरमेंट कम होती है, उनको नाइट टाइम ज्यादा चाहिए होता है. सो वही प्लांट जो एक वेदर में चलते हैं, एक क्लाइमेटिक जोन में चलते हैं, उनका सन वाटर रिक्वायरमेंट एक जैसा है, ऑफ कोर्स सॉइल रिक्वायरमेंट भी एक जैसा है, और जो एक दूसरे के न्यूट्रिशन में अड़ंगा नहीं डालते, ऐसे प्लांट्स आपको सेलेक्ट करने हैं. व्हेन दे आर क्लोजली प्लांटेड टुगेदर. अब कंपेनियन प्लांटिंग में यहाँ बैठी हूँ, आप वहां बैठे, एक कमरे में बैठे हैं. अगर ये कमरा नहीं होता, पार्क के एक कोने में मैं बैठी हूँ, एक कोने में आप बैठे हैं, तो हम कंपनी नहीं कहते. कंपनी कब कहलाती है? जब वो आप विसिनिटी में भी प्लांट करते हैं. सो ये तो होगी सारी ऊपर की बातें कि आप ऊपर देखकर कर रहे हैं. कंपेनियन प्लांटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड जो रूल है, वो है सिम्बियोसिस. कि मैं अगर रचना जी से टेबल के नीचे से कुछ ले रही हूँ, तो मुझे उनको देना भी है टेबल के नीचे से. सो ये जो खाने का, इम्यूनिटी का और माइक्रोबियल लाइफ का नीचे से रूट्स के थ्रू, जमीन के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, लेना देना होता है, वो भी कंपेनियन प्लांटिंग का एक कॉमन रूल है. ठीक है. सो कंपेनियन प्लांटिंग में आपका मेन प्लांट, मैं क्या उगा रही हूँ? मैं फूड प्लांट उगा रही हूँ. अब उस फूड प्लांट को खुश रखने के लिए, उसको पूरे सीजन में खाना देने के लिए, उसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट अटैक कम करने के लिए, उसी के फितरत का दूसरा प्लांट जब मैं उसके क्लोज में लगाती हूँ, उसकी विसिनिटी में लगाती हूँ, उसे कहते हैं कंपेनियन. ठीक है. सो क्या इनके बेनिफिट्स हैं कंपेनियन प्लांटिंग के? बेसिकली क्या है, कंपेनियन प्लांटिंग आप ढूंढने जाओगे ना, आप गूगल पे ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो, आपको एक पूरब कह रहा होगा, एक पश्चिम कह रहा होगा, एक दक्षिण कह रहा होगा, एक उत्तर कह रहा होगा, आपको समझ में कुछ नहीं है कंपेनियन प्लांटिंग माने क्या. क्योंकि कंपेनियन प्लांटिंग ये कभी भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर साइंस के तौर पे कभी डेवलप नहीं है. कंपेनियन प्लांटिंग ये हरदम ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस और ऑब्जर्वेशंस पे चला. इसलिए कंपेनियन प्लांटिंग हैज ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. उसको कोई साइंस नहीं. टमाटर के बगल में बेसिल लगाओ तो टमाटर का वो होगा, लेकिन उसका कोई साइंस अभी तक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन नहीं कर पाया. देन what all benefits do they get from each other? Mutual benefits. मेन बेनिफिट इसमें कंपेनियन प्लांटिंग में आपके प्लांट के अलावा अगर किसी को होता है तो वो होता है सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल में अगर मैं जैसे एक थाली में, जैसे मैंने कहा कि वही लौकी की सब्जी और रोटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि लौकी हम दोनों को पसंद है. हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि लौकी रचना जी को पसंद नहीं है और रोटी मुझे पसंद है. तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या खाऊंगी?
सिर्फ लौकी खाऊंगी और मैं लौकी खा के मेरा पेट भरेगा, रचना जी सिर्फ रोटी खाएगी, रचना जी का भी पेट भरेगा। उसी एक थाली में सिर्फ 2 आइटम से हम दोनों खुश रहेंगे, अपना अपना हिस्सा था। मैंने रोटी रचना जी के लिए रख दी, रचना जी ने लौकी मेरे लिए रख दी। प्लांट्स में भी एक रूल है, नेचर का एक हरदम रूल है। कभी भी प्लांट जमीन से, हम कहते हैं एनपीके माइक्रो एलिमेंट्स पौधा लेता है, कोई भी दुनिया का पौधा ऐसा नहीं है कि उसने जमीन से एक चीज ले ली और जमीन को कुछ वापस नहीं किया। ऐसा एक भी पौधा नहीं है। अगर वो एन ले रहा है तो पी और के ले रहा है, अगर पी ले रहा है तो एन और के दे रहा है, के ले रहा है तो एन और पी दे रहा है, हर पौधा। क्योंकि कम्युनिकेशन है, ये वन वे नहीं है। साइंस अगर इसका आप समझने जाए तो पौधे को देने के लिए क्या, हाथ पैर तो उसके है नहीं, खाल उसकी इतनी मोटी, रूट भी अगर उसके देखे तो उसकी भी स्किन जो होती है वो इतनी मोटी। हम बोलते हैं पौधा पानी पी रहा है, कहाँ से पी रहा है, स्ट्रॉ कहाँ है उसके पास में। पौधे का लेन देन ही बार्टर सिस्टम पे होता है। पौधा हर चीज पानी में घोल के छोड़ता है और पानी में घोल कर लेता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एक्सचेंज। अगर उसे N चाहिए तो वो पानी के एटम्स को डिवाइड करता है। H2O हमको सब पता है, हाइड्रोजन के 2 और पानी का वो ऑक्सीजन का 1 मिलके पानी होता है। तो वो क्या करता है, H को अलग करता है, OH को अलग करता है। अगर उसको एसिड चाहिए है, H वाला कोई कंपोनेंट चाहिए तो वो OH देता है और H लेता है। अगर उसको अल्कलाइन कोई वो चाहिए तो वो H देता है और OH लेता है, OH देता है और H लेता है। सो जब तक जगह बनाएगा नहीं पेट में, तब तक बाहर से कोई चीज पेट के अंदर आती रहेगी। अगर आप उसको ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो जब तक वो कुछ देगा नहीं तब तक वो कुछ ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम एनी गिवन टाइम एक सैचुरेटेड सिस्टम होता है। उसी को वो रिवाइव कर करके एक्सपैंड कर करके कोई भी जीव बढ़ता है। डॉक्टर साहब सामने होती है, इफ आई एम सेइंग लाउड प्लीज गाइड। सो कोई भी जीव जो है जो लेता है उसके एक्सपेंशन की जगह बना के ही वहां पर खाना स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, वहां से शुरू हो जाता है। जो पेट भरा हुआ है उसमें अगर आप डालोगे तो एसिडिटी हो जाती है। इसी तरह से जब कंपेनियन प्लांटिंग होती है तो जो कंपनी आपने चूज करी हुई है वो एक कंपोनेंट मेन प्लांट को देगा, मेन प्लांट उसका एक कंपोनेंट कंपेनियन प्लांटिंग को देगा। इससे क्या होगा, आपकी जमीन जो है वो कभी भी डिप्लीट नहीं होगी। एक लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है तो नीचे जी एनपीके कम हो गया, आप क्या करो, यूरिया डालो, डीएपी डालो, एनपीके डालो। ये कभी भी नेचर में नहीं होगा। अमेज़न फॉरेस्ट पृथ्वी का सबसे पुराना फॉरेस्ट, आज तक कभी भी किसी भी मिनरल में डिप्लीट नहीं हुआ, कभी भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? वहां पर नेचर ने कंपेनियन प्लांटिंग कर दी। एक लेगा दूसरा देगा, और वो उस तरह से जो उसकी सॉइल है, उसकी जो एयर है, इसका खेल हरदम बैलेंस में चलता है। सो एक तो बायोडाइवर्सिटी, आपके गार्डन में आप सिर्फ जहां पर आप सोच रहे थे कि मेरे को ना इस साल बस गोभी पालक मेथी ही उगाना है, मुझे और कुछ उगाना नहीं है, सो इसको कहते हैं मोनोकल्चर। जो हम देखते हैं ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ऊपर से खेत देखते हैं और किलोमीटर के किलोमीटर तक गेहूं है तो गेहूं की लहला है। आप सोचो गेहूं का कीड़ा क्यों नहीं आए? उसको इतना खाना है कि उसकी 14 पुश्तें यहाँ पर बैठ के खा सकती है एक सीजन में। एक बार वो गेहूं के खेत में लग गया तो वो 100-150 किलोमीटर से जो आपके गेहूं लगे वो उसको पता मैं मर जाऊंगा, अगर तीसरे लेयर में तो तीसरे लेयर में मेरे बेटे को मिलेगा, बेटा मर जाएगा उसके पोतों को मिलेगा, 14 पुश्तें यहाँ से वहां तक सारी वो खाएंगे। मोनोकल्चर में ये होता है कि जमीन से लिया 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 लिया, क्योंकि इतने किलोमीटर में अगर आप
आपने गेहूं लगाए तो एक जो तत्व गेहूं को चाहिए, जब उसको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, पूरी जमीन से वो नाइट्रोजन चूस लेगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें बारियां आने के लिए उसको फास्फोरस और पोटैश चाहिए, वो जमीन से फास्फोरस और पोटैश ले लेगा, और उसके बाद वो जमीन आपकी पूरी बंजर होती है। 14 किलोमीटर तक उस जमीन को रिप्लेनिश करने के लिए दूसरा कोई आइटम है ही नहीं। जब आप मोनोकल्चर रखोगे, आज पूरे दुनिया भर में इस मोनोकल्चर एग्रीकल्चर को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि इसकी वजह से पेस्ट और इंसेक्ट अटैक बढ़ते हैं। आपको लाइन ब्रेक करनी है। आपको, अगर आपने गेहूं रखा है तो गेहूं को पसंद करने वाला जो कीड़ा है, उस कीड़े को भगाने वाला दूसरा प्लांट आपको उसके बगल में लगाना है। इसको कहते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। कभी भी आप अपने नानी दादी नाना दादाओं से पूछो, कभी भी उन्होंने एक खेत में सिर्फ ऐसे पूरे जी 50 एकड़ में गेहूं लगे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी मुंडेर में कुछ और लग रहा होगा, बीच में सनफ्लावर लग रहे होंगे, कुछ ने तो अलसी के बीज गेहूं में डाल के फेंके होंगे। नेचर का कंपेनियन प्लांटिंग देती है। गेहूं के खेतों में हमको बथुआ मिलता है। आपको भी पता है बथुआ आज तक कभी किसी किसान ने लगाया नहीं। बथुआ को जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था तो अंग्रेजी में वीड कहा जाता है, एंड आई हेट दिस वर्ड। देयर इज नथिंग लाइक वीड इन नेचर। वीड इज इन ह्यूमन माइंड्स। वीड का मतलब होता है अनवांटेड। बाय whom? By whom? By only humans. Bathua is required for soil. Bathua is required for soil insects. Bathua is required for crawling insects. Bathua is required for root protection of wheat. The wheat plant itself needs bathua at its base, so that उसके roots protected रहे। सिर्फ इंसान को नहीं चाहिए, इसलिए उसको wheat कहते हैं। So companion planting always occurs in nature. Amazon forest is the best example. उसको तोड़ के जो हमने मोनोकल्चर बनाया हुआ है, उसकी वजह से ये इन्फेस्टेशंस हमको ज्यादा एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ओके, सो जब आप अपने गार्डन में कंपेनियन प्लांटिंग करोगे, तो फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन योर गार्डन इज बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity is the formula of longer and sustainable existence of any life. हमारे देश में, हमारे खुद के देश में ऐसे कहते हैं कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी रेसेस हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतनी फूड हैबिट्स हैं, इसलिए हम बाकी मोनोकल्चर देशों की तरह डिप्लीट नहीं हो रहे हैं। कोई भी पौधा जो सबसे ज्यादा ग्रीन लेकर ऊपर उगता है, so any green that grows up takes maximum nitrogen from soil. Any plant which grows along the ground takes maximum phosphorus from the soil. Any plant which grows into the ground takes maximum potash from the soil. So thumb rule is NPK. अगर आप सोचिए एक छोटी सी जगह में आपने ऐसे 3 पौधे ले लिए, लगा दिए, जो N भी लेता है, P भी लेता है, K भी लेता है, तो वो मिट्टी आपकी कभी खराब होगी क्या? ये भी पौधा खुश रहेगा, ये भी पौधा खुश रहेगा, ये भी पौधा खुश रहेगा। So this is second benefit. Your NPK bank is always like fixed deposit. उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ही मिलेगा, वो कभी डिप्लीट नहीं होगा, राइट? थर्ड बेनिफिट, लौकी का एक तो फूल होता है सफेद रंग का। सफेद रंग दिन में कम पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। दिन में कौन सा कलर सबसे ज्यादा मधुमक्खियां है ना? सो लौकी का फूल होता है सफेद, प्लस लौकी होती है आलसी। उसका फूल खिलना शुरू होता है 8:30-9 बजे के बाद। 8:30-9 बजे तक लौकी के सीजन में दिल्ली में सूरज इतना ऊपर आ चुका होता है कि जो छोटे पॉलिनेटर इंसेक्ट्स हैं वो सुबह अपना खाना पीना खा के वो पहली नाक में चले जाते हैं। तो जब लौकी का फूल खिलता है तो पॉलिनेटर्स होते ही नहीं है। इसलिए अगर आप किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर पूछो कि
मेरी लौकी नहीं हो रही है, क्या करो? तो वो एक्सपर्ट आपको बोलेगा हैंड पॉलिनेट करो। कॉपी करते हैं बिल्कुल नहीं आता। अभी आती हूँ, उस पे आती हूँ, ठीक है ना? सो हैंड पॉलिनेट करना पड़ रहा है तो माने आप टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हो, डॉक्टर मैडम से पूछेगा टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना हर डॉक्टर का भी बस की बात नहीं है, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर चाहिए। सो हैंड पॉलिनेशन आपका जो है वो जितना अच्छा इंसेक्ट कर पाता है, जितने पॉलन्स एक स्टिग्मा में गिरने चाहिए, आपको क्या पता, या तो आप हैंड पॉलिनेशन में उसको रब करके खत्म कर दोगे, अगर आप हल्का करोगे तो आपको पता भी ना प्रोपोर्शन कितना कितना पॉलन्स को डालना है वो स्टिग्मा के ऊपर। तो बाय चांस से कभी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लौकी के लिए अगर आप उसके आसपास में येलो फ्लावर्स रखेंगे, समर में कॉस्मॉस, समर का गेंदा, तो आप देखोगे आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स 11 साढ़े 11 बजे तक आएंगे और वो अपना काम करेंगे। करेक्ट? ये तो हुआ अट्रैक्ट, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लौकी छोटी होके गिर जाती है। लौकी जब छोटी होती है ना, वो अभी फल नहीं बना है, वो अभी एम्ब्रियो, अभी उसका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। वो एम्ब्रियो गिर गया, एग बन गया, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एग गिर गया। मुर्गी के रोज जो आप अंडे खाते हो वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, क्योंकि वो ब्रीडिंग नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। उसको रोकने के लिए दूसरा रोग होता है हवा की ह्यूमिडिटी का, जो मैंने कहा यहाँ पर कम है। हवा की ह्यूमिडिटी इस साल आपने देखा बहुत लंबा मानसून रहा, तो कद्दू, गमले में कद्दू, आई वाज अमेज्ड। मेरे सेकंड फ्लोर के रूफ पे मेरी सारी बेलें लगी रहती है, और वो जो बॉटल गॉर्ड होता है ना, लिटरली जो बॉटल गॉर्ड होता है, बिहार से कोई है यहाँ पर? बिहार का जो बॉटल गॉर्ड होता है ग्रीन कलर का, जो 4-4, 5-5 किलो वजन का, आप सोचो मेरे एक गमले में बेल में वो 4 बॉटल गॉर्ड्स आए 2-2 किलो वजन के, गमले में एक ही बेल में। ऐश गोर्ड्स इस बार मेरे गमले में बहुत लगे, क्यों? क्योंकि हवा की नमी, मॉनसून एक्सटेंडेड रहा, तो जो ह्यूमिड एयर थी वो काफी लंबे समय तक रही। सो उसकी वजह से भी पोलन्स, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब उसमें फायदा होता है। तो आप करो क्या? तो ये कोई थी, लेकिन लोग तो दे गई, मुझे मिली नहीं, तो आप करो क्या? एक उपाय कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले मैंने और मेरे माली ने करके देखा था, देसी दारू का छिड़काव। तो लौकी यहाँ पे जब तक दारू नहीं पिएगी वो फल नहीं देता। देसी दारू 1 लीटर पानी में 5 ml देसी दारू आप मिलाइएगा, और उसका जब लौकी के फूल आने शुरू हो गए उस पे आप छिड़काव करो। आपको पहले ही छिड़काव में रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर आपकी सॉइल सही है, अगर पॉलिनेटर्स आसपास है, अगर आपने इंटीग्रेटेड प्लांटिंग किया हुआ है, ठीक है। किंतु अब हमारे घर में दारू नहीं आती, तो मैं देसी दारू लाऊं कहाँ से? तो मेरा वो जो माली था वो एक दिन लेकर आया, डाला, पहली बार में पॉलिनेशन हुआ, पहली लौकी खिली। मैंने कहा बेटा ये दारू पी हुई लौकी तो मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। तो फिर मैंने रिसर्च किया उस पे, आप देसी गुड़ को 5 दिन पानी में भिगो के, देसी दारू है मोलासेस है, सो आपको बेसिकली फर्मेंटेड मोलासेस का स्प्रे करना है, जिसकी वजह से जो भी फूल में स्टिग्मा स्टेमन्स होंगे वो वहां पर चिपके रहेंगे। अगर कोई भी भटकता हुआ पॉलिनेटर कीड़ा, कोई भी मधुमक्खी, तितली, कोई भी एक भी बार आए तो वो इससे अट्रैक्ट हो जाती है, मोलासेस की स्मेल से अट्रैक्ट हो जाती है, वो आती है, अपना काम करती है और आपकी लौकी फर्टिलाइज हो जाती है। सो काला गुड़, ऑर्गेनिक गुड़, यहाँ पर अब काला गुड़ बोलने से भी मुश्किल हो जाता है, ऑर्गेनिक गुड़ बोलने से भी बड़ा फैशनेबल हो जाता है। तो मैं जब हरियाणा में वगैरह लेक्चर लेती हूँ, किसानों को बोलती हूँ, तो जो गुड़ आप भैंसों को खिलाते वो गुड़, या जो पुराना हो जाए, जो पुराना हो जाए वो गुड़ भी अगर आपके खाने में नमकीन लग रहा है तो बिल्कुल मत लेना, नुकसान करेगा।
आपके खाने में गुड़ सिर्फ मीठा लगना चाहिए। गन्ने के रस का भी कर सकते हैं। गन्ने का रस को आपको कम से कम 7 से 9 दिन फर्मेंट करना पड़ेगा। अगर आपके घर वाले इसको टॉलरेट करे, मतलब भगा देंगे घर से, क्या कर रहे हो करके बहुत दुख आता है, तो इसलिए मैं गुड़ बताती हूँ। अदरवाइज गन्ने का रस लगेगा, 1 गिलास गन्ने का रस, उसको 7 से 9 दिन एक डब्बे में छाया में खुला छोड़ दीजिएगा, जब तक उसपे बबल्स आके ना बदबू ना आए। फिर 7-8 दिन के बाद में उसको फिर से 1 लीटर में 5 ml गुड़ का पानी भी, अगर आपने 50 ग्राम गुड़ लिया तो वो गुड़ पानी के नीचे दब जाना चाहिए, उतना ही पानी डालना है। थोड़ा डीप कंटेनर में ले ले, बहुत शैलो में ना ले, क्योंकि खूब पानी लगेगा, फिर फर्मेंटेशन को टाइम लगता है। तो थोड़ा खड़ा, जैसे आपने ऐसे लिया, इतना अगर आपने गुड़ डाला तो ये गुड़ पानी में डिप हो जाना चाहिए, उतना ही पानी इसको डालिएगा। छायादार जगह में बिना ढक्कन लगाए उसको खुला छोड़ दीजिए। गुड़ जनरली 5 दिनों में आपको वो मोलासेस की फर्मेंटेड स्मेल आ जाती है। गन्ने के रस के लिए 7 से 9, कभी कभार अगर टेम्परेचर्स कम होंगे तो 11 से 15 दिन में लग जाते हैं। उसको लीजिएगा आप, और जब लौकी का फूल खिल रहा है तो उसको आप 1 लीटर पानी में 5 ml इसको डाल के सुबह सुबह स्प्रे करना है। जैसे फूल खिला आप उसके ऊपर स्प्रे करिएगा, एक ही बार करना है। अगर आपको वो दिखा कि वो फूल मुरझा गया है या वो खिल ही नहीं रहा है, तब फिर आप उसको फिर से तीसरे या चौथे दिन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं, ये पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लास्ट 3rd आपको राउंड करना है 7वें या 8वें दिन। उसके बाद में नहीं करना। अगर फिर उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके मिट्टी में कमी है, इसका फ्लावर में पोटेंशियल नहीं है, वो शायद वो बना नहीं पा रहा है, स्टेमन्स और ऐसे ठीक से बना नहीं पा रहा है। ठीक है, सो वो हो गई लौकी की बात। हम कहाँ से कहाँ चले गए? अच्छा, so then attracts pollinators, repels pests and insects. मैं कुछ 14 फूलों की इम्पोर्टेंट वो लेकर आई हूँ कि उनकी कैटेगरी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी जो विंटर फ्लावर्स है उसमें से 14 फूल मैं आपको बताऊंगी, वो आपके गार्डन में आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। सो रिपेलिंग पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, जैसे अपने गेंदे का फूल, अगर वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है तो वो एफिड्स को रिपेल करता है। एफिड्स गेंदे के फूल के पास में कभी नहीं आते। सो इसलिए जो भी आपके अटैकिंग इंसेक्ट्स और पेस्ट्स हैं उनको रोकने के लिए भी आप फ्लावर्स का वेजिटेबल्स के साथ में कंपाइनिंग प्लांटिंग कर सकते हैं। देन कंफ्यूज पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, नेस्ट्रेशियम का पत्ता, उसको आप खा के देखिएगा, मूली खा के देखिएगा, सरसों का पत्ता खा के देखिएगा, और पत्ता गोभी का ताजा पत्ता खा के देखिएगा, आपको ना मुंह में ऑलमोस्ट एक ही फ्लेवर आएगा, है ना। इनको ब्रेसिकास कहते हैं, क्रूसीफेरस प्लांट्स कहते हैं, है ना। सो नेस्ट्रेशियम का पौधा अगर आप अपने ब्रेसिकास के अगल बगल में लगाओगे तो जो वर्म होती है, जो इल्ली होती है, जो कैबेज के अंदर घुस के कैबेज को खाती है, वो इल्ली कंफ्यूज हो जाती है। नेस्ट्रेशियम का पत्ता उसको ज्यादा टेस्टी लगता है, प्लस नेस्ट्रेशियम का फूल उसको अट्रैक्ट भी करता है, तो वो जाके नेस्ट्रेशियम खाएगी, आपकी गोभी को नहीं खाएगी। So this companion planting also helps in confusing the pests and insects. Then providing ground cover. जो भी आप जैसे गोभी आपके ऊपर जाएगी, नेस्ट्रेशियम आपका नीचे बढ़ रहा है, अलाइजम आपका नीचे बढ़ रहा है, पेटूनिया आपका नीचे बढ़ रहा है, तो आपके पौधे के आसपास की सॉइल ठंडी रहती है, कवर्ड रहती है, और इसलिए भी उसमें काफी अच्छा माइक्रोबियल फ्लोरा फौना, जमीन का सॉइल का जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है वो इंटैक्ट रहता है। देन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड शेड। रिक्वायर्ड शेड, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हल्दी आप लगाते हो और हल्दी के मतलब एक तो लाइफ लंबा 8 से 9 महीना वो चलता है, उसके पौधे भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब हल्दी के साथ में अगर आपने टमाटर लगा दिए तो आपके टमाटर बहुत अच्छे खिलते हैं। देसी टमाटर जो वो गिर गिर के खुद सेल्फ रूटिंग कर करके जो बढ़ता है, जिसको बांधने वाधने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी आप हल्दी के साथ, अगर ईस्ट इधर है और साउथ इधर है,
तो आप ईस्ट और साउथ को हल्दी लगाइएगा और उसकी शेड में देसी टमाटर लगाइएगा। आप देखिएगा देसी टमाटर जूसी होगा, सबसे ज्यादा फ्लेवरफुल होगा और उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। सो दिस इज कंपेनियन प्लांट। ओके, देन एनरिचिंग सॉइल while in action and green manuring at the end of the life। जब ये सीजनल फ्लावर, सीजनल वेजिटेबल्स आपके खत्म हो जाएंगे तो ये जो भी अपने प्लांट्स उस जगह पे उगाए हैं उनको कभी भी उखाड़े नहीं, उनको वहीं पर चर्न कर दे, उसी मिट्टी में खोद दे, गाड़ दे, उसको पानी डाल दे। इस प्रोसेस को ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग का उदाहरण जो मेरे टीचर मुझे सिखाते थे, उन्होंने कहा था आप गेहूं खाते हो, गेहूं क्या है? बीज। एक वो बीज पैदा करने के लिए वो पौधा कितना लंबा खड़ा होता है? जैसे मैं अपने खेत में लगाती हूँ, बंसी गेहूं वैरायटी लगाती हूँ, उसका पौधा करीब 7 से 8 फुट खड़ा होता है। 7 से 8 फुट वो गेहूं का पौधा खड़ा होता है। पूरा उसका लाइफ साइकिल खत्म होगा, उसके बाद में वो गेहूं की बाली होकर आती है, राइट? तब तक ये पौधे ने जमीन से सारा खाना खा लिया। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ वो बाली निकाल लेती हूँ, गेहूं सिर्फ मेरे काम का। लेकिन ये पूरा पौधा जिसने जमीन से इतने एलिमेंट्स निकाले, उसको मैं निकाल के फेंक दूं तो मेरी जमीन के उतने सारे एलिमेंट्स खाली हो गए। तो आपको जो खाना है आप निकाल लो ना, बाकी का पौधा जमीन को निकाल। इसको कहते हैं ग्रीन मैन्यूर। कभी भी जहाँ पे बहुत मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग की जाती है, तो जैसे एक बार सारे गेहूं लग गए खेतों में, उसके बाद में किसान जो अच्छा समझदार किसान है और बहुत ज्यादा कमर्शियल गेम जिसको नहीं चाहिए, वो क्या कहता है, तो क्या करता है, गेहूं निकालने के बाद में ढेंचा फेंकता है। उसको ढेंचा फेंकता है, ढेंचा जैसे एक थोड़े लेवल पे आ जाता है, ट्रैक्टर चला देते हैं और ढेंचा को पूरा जमीन में उड़ा देते हैं। उसको कहते हैं ग्रीन मैन्यूर। So ये companion planting आपने किस? But that plant, green plant, it acts as fodder for animals. So it is also creating a problem when people burn or they do like this. So how animals will get fodder? It acts as a fodder. नहीं, आप एक हिस्सा निकाल लो। पूरे खेतों का इतना सारा गेहूं आपके एनिमल्स को नहीं चाहिए। हम जो ब्रीड हमने अपने में लाई है ना, कि मेरी जरूरत तो सिर्फ नमक और रोटी की है, लेकिन मुझे सब्जी, वो भी 3, एक सूखी, एक आलू, एक पतली, फिर 2 कचुम्बर, फिर एक रायता, ये जो ब्रीड हमने अपने में लाया है, यही ब्रीड हमने अपने खेतों में भी लाया है, अपने प्लांट्स में भी लाया है और अपने कैटल में भी लाया है। सो सिचुएशंस बदल गई है। जैसे ओपन वो एरिया या चलने का एरिया अपने कैटल्स के लिए हुआ करता था, वो नहीं है, इसलिए भी हम स्टोर करते हैं। बट नॉट एवरीथिंग फ्रॉम योर फार्म इज रिक्वायर्ड फॉर योर कैटल। स्टोर इट ओनली फॉर विंटर्स, ओनली फॉर समर्स। उसको ओवर स्टोर करने से मानसून में खराब भी हो जाता है, इसलिए नॉट एंटायर गोज बैक, सो नॉट एंटायर कम्स एज वाटर टू योर कैटल। And then one more query. बाद में बहुत कुछ बार बात मेरा जो जो मैरीगोल्ड फ्लावर होता है, प्लांट होता है, शिवम जी बाद में प्लीज इंटरप्ट होता है लेक्चर, ऐसे बीच में कोई मत बोले। अच्छा, मैं याद रखूंगी। हाँ, आप एंड में पूछ नोट कर आइए इस टॉपिक। ओके, नाउ व्हिच विंटर फ्लावर्स आर द बेस्ट कंपेनियन फॉर विंटर वेजिटेबल्स? सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर बैठे तो हम 2-3 दिन सिर्फ एक ही विषय पे कि बायोडाइवर्सिटी और पॉलिनेटर्स और इंसेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कंपेनियन प्लांटिंग से कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है विंटर फ्लावर्स एंड विंटर वेजिटेबल कंपेनियन प्लांटिंग। सो व्हिच विंटर फ्लावर्स आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ विंटर वेजिटेबल्स? आप लिख सकते हैं मैरीगोल्ड, जाफरी, नास्टुशियम, पेटूनिया, अलाइजम, डेजीज, सनफ्लावर, कॉस्मोस, कैलेंडुला, कॉर्नफ्लावर, एलियम्स। हमारे यहाँ पर एलियम बहुत अच्छे नहीं उगते, तो आप अनियन गार्लिक लिखो। एलियम फैमिली इज अनियन फैमिली, सो हम प्याज और लहसुन ये लिख लीजिएगा।
अगर आप बाकी कुछ भी फैशनेबल गार्डनिंग ना करें और आपके विंटर वेजिटेबल्स के आसपास ये फूल लगाए, तब भी आपका गार्डन बिल्कुल लो मेंटेनेंस फूड गार्डन, विंटर फूड गार्डन बन सकता है। अब मैं आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ। मैरीगोल्ड, आपको ये पता है ये जितने मैंने नाम लिए ना, इसमें से एक दो छोड़ के सारे फ्लावर्स एडिबल हैं। सो आपका, मैं तो एडिबल गार्डनिंग करती हूँ, ये फ्लावर्स कंपेनियन भी जो मैं लगाती हूँ वो सारे एडिबल फ्लावर्स में लगाती हूँ, इसलिए मैं बहुत फैशनेबल फ्लावर्स में नहीं जाती। सो एक वन बाय वन लेते हैं। मैरीगोल्ड एडिबल फ्लावर, और उसका आपको फायदा बायो एंजाइम बना सकते हैं। ये जो लौकी पे जो हम गुड़ का पानी बोल रहे हैं, अगर लौकी पे इंसेक्ट का अटैक होता है तो मैरीगोल्ड के पेटल्स का बायो एंजाइम का छिड़काव कीजिएगा, एक छिड़काव में इंसेक्ट भागता है। सो मैरीगोल्ड आप लगाएंगे, उसके फायदे में मैं आपको बता रही हूँ। एक तो फ्लावर भी एडिबल है, फिर वो आपको बायो एंजाइम बनाने में मदद करता है। उसके बाद में इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स, सबको पता है एकदम वाइब्रेंट कलर्स में आते हैं, ऑरेंज और येलो आते हैं। तो तितली लीजिए, मधुमक्खी लीजिए, बाज लीजिए, कोई भी लीजिए, देखो आप ही वो गेंदे के फूल पे बैठ जाता है। देन अट्रैक्ट्स प्रेडेटर इंसेक्ट्स। प्रेडेटर इंसेक्ट माने बड़ा कीड़ा जो छोटे कीड़ों को खाता है। वास्प, बम्बलबी, ये सारे अगर आप देखो जो भंवरा होता है, ये अगर आप देखो सूरजमुखी और गेंदा इन पे आते हैं। तो ये करती क्या है, आपके एफिड्स भी खाएंगे, आपके मिलीबग्स भी खाएंगे। सो मैरीगोल्ड अट्रैक्ट्स प्रेडेटर इंसेक्ट्स व्हिच ईट स्मॉलर इंसेक्ट्स। अब भी मुझे पता है कि मैं भैया दिल्ली के ऐसे कॉर्नर में मुझे प्लॉट मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन ना आसपास के वहाँ पे जो कम्युनिटी है ना, वो चोरों की कम्युनिटी, मैं वहाँ जाऊँगी क्या? नहीं जाऊँगी। तो ये जो कीड़े होते हैं उनको भी एक नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। ये कीड़े जहाँ देखेंगे कि भैया मैरीगोल्ड रखा हुआ है, वहां पर आपके एसिड्स कम हो जाएंगे, आपके मिलीबग्स कम हो जाएंगे, आपके स्पाइडर माइट्स कम हो जाएंगे। सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बम्बल बीज एंड वास्प्स, कीप्स रूट फीडिंग नेमेटोड्स अवे। अभी रूट फीडिंग नेमेटोड्स क्या है? आपने पेठा लगाया है कभी गमले में या जमीन पे? सफेद पेठा, सफेद पेठा नहीं, मैं सफेद पेठा लगा। ऐश बोर्ड किसी ने लगाया? ऐश बोर्ड कोई नहीं लगाता? अरे प्लीज लगाइए। जूस पिया हाँ लगाया जी, लगाया जमीन पे लगाया, हाँ कंपोस्ट में से आया। छोटा वाला या वो बड़ा वाला? छोटा वाला। गमले में नहीं है, जमीन में? टब में अभी लगाया, इसी में लगा हुआ, उसकी जड़ें बाहर आ रही है जमीन से? टब में होगा, वाटब में होगा। वो जमीन पे उसकी बेल निकल के फिर मैंने उसको चंपा पे हैंग कर दिया था, तो चंपा पे इतना बड़ा लगा था। घर जाके देखिएगा उसकी जड़ें टब में सतह की ऊपर आ रही है। हाँ शायद आ रही है। उसमें कुछ गांठें दिख रही है? आज जाके देखिए, आज जाके देखिए। सो ऐश बोर्ड इज वेरी ससेप्टेबल फॉर रूट फीडिंग नेमेटोड्स। रूट फीडिंग नेमेटोड्स आर हार्मफुल इंसेक्ट्स, सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स फॉर योर प्लांट्स। ये रूट फीडिंग नेमेटोड जनरली बाकी प्लांट्स में दिखते नहीं है, लेकिन ये ऐश बोर्ड में तुरंत दिखते हैं। वहां पे उसका फर धड़ाधड़ आना शुरू होता है और इसकी जड़ें ऊपर आनी शुरू होती है। इसकी जड़ें ऊपर आती है, उसके ऊपर आपको वो गांठें दिखने लगती है। अगर आप ऐश बोर्ड के बीज लगाते समय ही उसी गमले में बाउंड्री में 8-10 जाफरी, खास कर मैरीगोल्ड तो लगाइए, मैरीगोल्ड में भी लाल रंग की जो जाफरी होती है वो अगर आप लगाएंगे तो रूट फीडिंग नेमेटोड्स आपके ऐश बोर्ड में नहीं आएंगे। जहां पर भी नेमेटोड अफेक्टेड सॉइल है, आलू लगाते हैं तो आजकल आलू की वैरायटी आई है ना, नेमेटोड मतलब कोई
स्पेशल वैरायटी डेवलप की गई है, नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है जी, ये आलू लेकर जाइएगा, इसमें नेमेटोड नहीं लगता। आपको पता है पुराने जमाने में आप अपने दादा नाना सबसे पूछिएगा, आलू की खेती, टमाटर की खेती गेंदे के बगैर होती नहीं। गेंदे लगते थे पूरे खेत में, क्यों? तो सुंदर लगे, उसका पर्पस था रूट फीडिंग नेमेटोड्स को दूर रखना। अगर अभी आप जाके अगर उसको गांठ मिली तो आप डरिएगा मत, मेरा फोन नंबर वैसे है, आप कर सकते हैं, मगर डरना। जब भी आपको इनिशियल अगर आपने उसके पेठे आ गए हैं, वो खा लिए हैं, उसके बाद में जब पेठा छोटा होने लगेगा तो उसको खाइएगा, वो उस बेल को निकाल दीजिएगा और उस गमले में दूसरा वेजिटेबल आप 3 महीने नहीं लगाओ। उस गमले की पूरी मिट्टी आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा और उसमें जाफरी के बीज डाल दीजिएगा या जाफरी की पौध खरीद के उस गमले को भर दीजिएगा, सुंदर दिखना चाहिए बिल्कुल लाल जाफरी। जब जाफरी का सीजन खत्म हो जाएगा तो पूरा प्लांट, उसका पौधा, उसकी जड़ उसी गमले में खोद के ग्रीन मैनुअल कर दीजिएगा, आपकी वो सॉइल रूट फीडिंग नेमेटोड से फ्री हो जाएगी। सो मैरीगोल्ड keeps root feeding nematodes away. Marigold is also planted along with cabbage, also planted along with potatoes, also planted along with creepers जो कद्दू वगैरह लगते हैं। ओके, वो क्योंकि एक कैबेज वर्म नाम का एक वर्म होता है, कई बार हम मार्केट से लाते हैं तो वो अंदर से हरी वाली इल्ली और फिर कहते हैं कि भैया ब्रेन के लिए है ना। सो वो कैबेज वर्म्स अगर आपके छोटे से गार्डन में आपको कैबेज में नहीं आने हैं तो उसके इर्द गिर्द मैरीगोल्ड और जाफरी लगाइए। जाफरी इज अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है इन सारे रिपेलेंट कैरेक्टरिस्टिक में। लाल जाफरी, पीली और ऑरेंज जाफरी नहीं, कि मरून कलर की जो जाफरी जो दिवाली में हम लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं, वो जाफरी नेचर देता ही इसलिए है क्योंकि उसको सॉइल से हार्मफुल नेमेटोड्स दूर रखते हैं, आपके फूल से हार्मफुल नेमेटोड्स दूर रखते हैं। सो जाफरी अगेन इज एडिबल। जाफरी का जैसे आपको ठंड के सीजन में ऐसे टेम्पल्स में एक हेडेक शुरू होता है ना कई बार, जैसे थोड़ा भी पूरी रात और दिन पूरे ठंडे नहीं हुए हैं, तो जाफरी के वो मरून पंखुड़ियाँ उबाल के उसकी चाय पीने से आपका ये हेडेक कम होता है। जाफरी हैज अ वेरी मेडिसिनल वैल्यूज, नॉट ओनली फॉर योर वेजिटेबल बट आल्सो फॉर सॉइल एंड आल्सो फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो जाफरी की चाय विंटर में आप 2-3 बार जरूर पीना, आपका गट बायोम भी ठीक हो जाता है। उसको पूरा उबालना नहीं है, पानी उबाल लीजिएगा, जाफरी की थोड़ी पंखुड़ियाँ उसमें डाल दीजिएगा, इन्फ्यूज कीजिएगा उसको, उसके बाद में वो आप पीको, बिल्कुल भी बहुत अच्छी आती है, कलर भी उसका बहुत अच्छा आता है। पूरे विंटर में अगर आप 2-3 बार भी अगर पियोगे तो आपका गट बायोम ठीक हो जाएगा, वो हेडेक अपने आप। आपको कंपेनियन प्लांटिंग करनी कब है? जब आप मेन प्लांट लगा रहे हैं उसके साथ में करें। आपने वो लगा दिया और वो फल पे आ रहा है आपका वेजिटेबल, उसके बाद में आप लाके कंपेनियन प्लांटिंग करोगे तो वो फायदा आपको नहीं होगा। आपको साथ में प्लांट करना है, तभी आपको फायदा होगा। दोनों का खिलने का समय एक जगह है। कंपेनियन प्लांटिंग में हम रूल्स में लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे सेलेक्ट करें कौन सा कंपेनियन प्लांट करना है। हमें एक क्वेश्चन है मेरा, मैं ग्रो बैग में जैसे पेड़ लगा रखी है, नेक्स्ट ग्रो बैग में अगर मैंने जाफरी लगा रखी है, ये कंपेनियन फैलाएंगे क्या? यस, गमलों में जो करते हैं उसमें मैं कहती हूँ कि आपको जैसे आपने 3-4 कैबेज के 5-6 गमले लगा रखे हैं, एक गमले में एक कैबेज आएगा, तो उसके सेंटर में एक जाफरी लगा दीजिएगा और साइड में 1-2 जाफरी या नेस्ट शेप के बीज लगा दीजिएगा। पास में आपको वो प्रेडेटर्स अटैकिंग इंसेक्ट्स को सिर्फ कंफ्यूज ही करना है, गमले में उतनी जगह है ही नहीं। तो ये मैंने खुद में करके देखा, जब मैंने सब सीखा था मैंने छत्ते में ये सब कैसे करूँ, खेत के लिए ठीक है। जब मैंने सिर्फ ये गमले में लाइन से मैं जाफरी लगा के रखती हूँ और रेजर अलग से 8 इंच के गमले में लगा के रखती हूँ, पेटूनिया 8 इंच के गमले में लगा के रखती हूँ, नेस्टेशियम 10 इंच के गमले में लगा के रखती हूँ और मेरे साथ में तो सब्जियों की पौध भी चलती है। मैं उनको सिर्फ अरेंज करते समय जब वो खिलने लगे, जब वो सर्वाइवल पे आए, तो मैं उनको ग्रो करते समय अरेंजमेंट इस तरह से करती हूँ, बिल्कुल रैंडम, कलर्स, शेप,
स्पाइसेस, ये सब को मैं इकट्ठा कर करके रखती हूँ इंसेक्ट अटैक में, और पॉलिनेटर्स बहुत अच्छे आते हैं। सो पेटूनिया इज बेस्ट कंपेनियन प्लांट फॉर बीन्स, टोमेटोज, कॉर्न एंड चिली, एंड ऑल्सो स्क्वाश, चिली। मिर्च में कई बार बोल हो जाते हैं, वो तो लीफ कर्ल है। अगर लीफ कर्ल हो रहा होगा तो चिली के गमले में ही पेटूनिया लगा, अगर उसमें वो लीफ वायरस लग रहा है। और चिली का ना बड़ा होने के बाद में बिल्कुल टिप पे एफिड्स आने लगते हैं। अभी एक बारिश आएगी, जो मौसम अभी चल रहा है ना, आप देख रहे हैं, एक बारिश आएगी उसके बाद में आपके सारे एफिड्स का क्रिसैंथेमम पे, मिर्ची में सारा एफिड्स का अटैक होता है। सो अगर आप पेटूनिया और गेंदा ये दोनों अगर आसपास रखोगे ऐसे पौधों के जो एफिड्स ज्यादा जिस पे अटैक करता है, वहां पे एफिड का अटैक आपका होता है। देन स्वीट अलाइजम, जो सफेद और पिंक और पर्पल कलर के अलाइजम आते हैं, दे आर गुड कंपेनियन फॉर वेजिटेबल्स ससेप्टेबल्स टू एफिड एंड स्पाइडर माइट्स। गुलाब राजा है, सारे गुलाब वाले कहते हैं कि गुलाब के साथ में ना कोई दूसरा पौधा लगाना मत, वो टिकने नहीं देता किसी को, लेकिन गुलाब के साथ में अलाइजम जरूर लगता है। स्पाइडर माइट्स गुलाब में बहुत अटैक करते हैं इस चेंजिंग वेदर में। अभी आपने अगर गुलाब प्रून नहीं किया होगा तो आप जाके देखिएगा, उसके पत्तों में सारे स्पाइडर माइट्स मिलेंगे आपको, जाले मिलेंगे आपको। अगर आप नीचे अलाइजम लगाएंगे तो ये स्पाइडर माइट्स वहां से दूर रहेंगे गुलाब से। Then alyssum is best for broccoli, cabbage, brinjal, lettuce and Brussels sprouts, all brassicas basically, all brassicas. Alyssum सारे brassica फैमिली के आसपास आप लगा दोगे तो आपकी brassicas insect pest free चलेगी। Then alyssum is also edible. alyssum के फूल, उसकी चाय बनती है, very expensive tea. When you travel to Europe, you get alyssum tea as the expensive tea. alyssum को स्टोर कैसे करना है? जब उसके फूल खिलने के बाद में थोड़े से डाउन हो रहे, पूरे ब्राउन में हो रहे, तब आप उनको निकाल दो, उनको छाया में सुखा दो और उसके बाद में आप उसको स्टोर कर सकते। इसी समय अगर आपने alyssum अपने हाथ पे मल लिए और अपने पूरे चेहरे पे लगाए, that's the best essential oil for your face. Calendula also repels nematodes and tomato hornworms. टमाटर पूरा जब खिलने पे आता है, उसका कलर जब वो पकड़ना शुरू होता है, तब टमाटो में बोरर इंसेक्ट आता है, उसको कहते हैं टमाटो हॉर्नवॉर्म। उसको अगर आपको दूर रखना है टमाटर से, तो टमाटर के पास में आप जाफरी, गेंदा ले सकते हो, लगा ही सकते हैं, कैलेंडुला भी लगा सकते हैं। कैलेंडुला also does the same job as जाफरी does. In addition, it repels tomato hornworms. Then nasturtium repels aphids, cabbage loopers, carrot fly, potato beetle. potato beetle क्या है? पोटैटो नीचे बनने के बाद में उसमें छेद करता है, कीड़े जमीन में कीड़े खा लिया, कीड़े ने खा लिया। सो nasturtium अगर आप पोटैटो की खेत में, पोटैटो जैसे अगर आपने मेड़ पे लगाया तो जो बीच में नाली होती है दो मेड़ के बीच में, उसमें अगर आप कैलेंडुला nasturtium लगा देंगे तो पोटैटो में वो बोम नहीं आएगा। पोटैटो उसमें सरसों लगाई, हाँ सरसों लगाई जाती है, तो नाली में जो सरसों लग जाती है उसकी, यस मैंने कहा कि सरसों, nasturtium, कैबेज, मूली, ये सब एक ही फ्लेवर के हैं सारे। सो ये मोस्टली एक ही तरह के इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं, एक ही तरह के इंसेक्ट्स को रिपेल भी करते हैं। सो देन बीटल, कैबेज वर्म, व्हाइट फ्लाइज एंड स्क्वाश दिस इज nasturtium. बेस्ट फॉर बीन्स, pumpkins, broccoli, radish and zucchini. nasturtium is the best companion plant for, मैं रिपीट कर रही हूँ, बीन्स, pumpkins, cabbage, broccoli, radish and zucchini. Then cornflower. cornflower, cosmos और dimorphica, ये मेरे फेवरेट प्लांट। मैं इनके बीज फेंक देती हूँ गमलों में, जो वो गमला भर
भर के जो कलर का राइस देता है ना, उसके बाद में वो गमला में अपने सब्जियों के बीच में ला के रख देती हूँ, जहां पर मेरी सब्जियां उग रही है। सो टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ऑफ कोर्स नीला रंग है। नीला रंग ऑल्सो absorbs the intense wavelengths of sunlight. So वो नीला रंग एब्जॉर्ब करता है, तो आपके सब्जी के एरेना को थोड़ी वो वेवलेंथ कम अफेक्ट करती है। जो थोड़ी इंटेंस वेव्स होती है सनलाइट की, वो इस नीले रंग के फूल को अट्रैक्ट हो जाती है और आपके सब्जी के पैच को वो कम अफेक्ट करती है। सो कॉर्नफ्लावर ऑल्सो इज एडिबल। उसकी पंखुड़ियाँ टी बनाई जाती है, पर्पल टी, जैसे हम शंखपुष्पी की टी बनाते हैं, ऐसे कॉर्नफ्लावर की टी बनाते हैं। सो टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स एंड सो सीड्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, कॉस्मोस एंड डायमॉर्फिका टुगेदर। सो ये जो प्रेडेटर वास्प्स होते हैं वो इल्लियों को भी खाते हैं, स्पाइडर माइट्स के अंडों को भी खाते हैं, एपिड्स को भी खाते हैं, मिलीबग्स को भी खाते हैं। इसलिए वो वास्प्स आपके गार्डन में होने चाहिए, और अगर उनको अट्रैक्ट करना है आपके गार्डन में तो कॉस्मोस लगाएं। इस सीजन का कॉस्मोस कौन से कलर का आएगा आपका? पिंक कलर का आएगा, पिंक वाइट पर्पलिश कलर का आएगा। समर का कॉस्मोस कौन से कलर का आएगा? येलो और ऑरेंज कलर का। देन सेकंड इज अच्छा, कॉस्मोस इसलिए भी कि कभी अगर आप अपने वेजिटेबल पैच में पानी नहीं डाल सके एक रात, समझो एक शाम, कॉस्मोस का पौधा आपके वेजिटेबल को नीचे से पानी देता है। इसलिए भी कॉस्मोस आपके सब्जियों के आसपास जमीन में जब आप लगा रहे हैं, एक वेजिटेबल पैच में जब आप लगा रहे हैं, तो होना चाहिए। देन गजेनिया इज ऑल्सो वेरी गुड कंपेनियन प्लांट फॉर ब्रिंजल, भिंडी एंड टोमेटो। गजेनिया इट अट्रैक्ट्स लेडीबग्स एंड सोल्जर बीटल्स। सोल्जर बीटल जो बड़े बड़े जो मिट्टी में खोद के ऐसे गोले 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 बनाते हैं, डंग बीटल की तरह। डंग बीटल वो जो गोबर के गोले बनाते हैं, सोल्जर बीटल भी उतने ही बड़े होते हैं और वो मिट्टी में खोद के गोले बनाते हैं। इनको अट्रैक्ट करता है गजेनिया, और ये आपके वास्प से भी वोरेशियस इंसेक्ट ईटर्स है। बर्ड जहां पर पहुंच नहीं सकता वहां पर ये सोल्जर बीटल्स नीचे नीचे से पत्तों के नीचे जाएंगे, टिप्स पे जाएंगे नीचे, और जितने भी आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स उनके अंडे होंगे उनको ये खाएंगे। तो इसलिए ये आपके बहुत अच्छे काम के मेहमान हैं। देन सनफ्लावर अट्रैक्ट्स बर्ड्स। सो बर्ड्स ईट वास्प्स, बर्ड्स ईट बम्बलबी, बर्ड्स ईट सोल्जर बीटल, बर्ड्स। आपका बेसिकली सस्टेनेबल गार्डन माने पूरा फूड साइकिल शुड बी इन प्लेस। आप अगर गार्डन में बीच में कुर्सी डाल के बैठो, तो अगर आपको आपके पौधे को खाता हुआ एफिड दिख रहा है, तो एफिड को खाता हुआ मकोड़ा भी दिखना चाहिए, मकोड़े को खाता हुआ वास्प भी दिखना चाहिए, वास्प को खाता हुआ बर्ड भी दिखना चाहिए। तभी आपके अनपेड लेबर्स काम कर रहे हैं आपका गार्डन मेंटेन करने के लिए, आपसे तनख्वाह नहीं मांगते। Food cycle should be in place. So then allium, onions and garlic. Garlic is not a family of allium, मगर वो काम उतना ही अच्छा करता है। जैसे मैंने कहा, रोजेस के इर्द गिर्द आप अलाइजम लगा सकते हैं, रोजेस के इर्द गिर्द आप अनियन लगा सकते हैं। अनियन का जो सल्फर का फ्लश होता है वो रोजेस में बहुत अच्छी खुशबू देता है। खास करके देसी गुलाब के आसपास आप प्याज जरूर लगाएं। ये जो सल्फर आता है उसे देसी गुलाब में अगर प्याज नहीं लगा सकते तो जो प्याज के छिलके हैं उनको भिगो के वो भी डाल सकते हैं। वो बोलती है गुलाब में प्याज के छिलकों का पानी डालना, उसी के लिए सल्फर वो करने के लिए तो आप अलग से कर रहे हैं। लेकिन अगर जमीन है और वहां से भी आप कुछ यील्ड ले सकते हैं। फूड पर स्क्वायर इंच, हर जगह से आपको अपना फूड मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, आपके पूरे फूड साइकिल को भी मिलना चाहिए, पंछियों को भी मिलना चाहिए, वास्प को भी, बीटल्स को भी, सबको मिलना चाहिए। सो ग्रेट कंपनी फॉर अनियंस में खास करके बोल रही हूँ, ग्रेट कंपनी फॉर स्पिनच और ब्रासिकास, पेपर्स, शिमला मिर्च, और ये जो रेड और येलो बेल पेपर लगाएंगे उनके आसपास प्याज जरूर लगाइएगा।
देन एग प्लांट, ब्रिंजल नहीं, एग प्लांट जो स्मूथ वाले बैंगन हम लगाते हैं, छोटे शेप के, लंबे शेप के, सफेद बैंगन हम लगाते हैं, उनके लिए खास। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी पे बोरर का अटैक ना हो उसके बगल में प्याज का बंदा बना, स्ट्रॉबेरी के बंदे की बगल। पोटैटोज, लेटस, पार्सले, dill and roses. This is the company of onion. उसके बाद में कोरियोप्सिस, एकदम ऐसा बेड बनता है कोरियोप्सिस के, अगर आप बीज डाल दो और सुंदर जैसे डेजी लहलहाती है वैसे कोरियोप्सिस लहलहाते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। They are best companion for beans, tomatoes, cucumbers, cucumber squashes जैसे आप zucchini वगैरह भी लगाते हैं उसको cucumber squash कहा जाता है, and eggplants. They attract predator insects, बड़े बड़े insects को कोरियोप्सिस अटैक करता है। Then garlic repels aphids, snails and termites. जहाँ पर भी आपकी जमीन ज्यादा गीली रहती होगी वहां पर आप देखोगे इवन विंटर्स में आपको क्रीपर्स, क्रॉलर्स नीचे दिखते हैं। फिर वो आपकी स्ट्रॉबेरी का पत्ता भी खाएंगे, आपके पालक को भी खाएंगे, धनिया को भी खाएंगे। अगर इनको आपको दूर रखना है तो ऐसे पैच में आप सारे इर्द गिर्द उसके गोलाई में गार्लिक करें, तो बाहर से ये सारे क्रीपर, क्रॉलर्स आपके दूसरे पैचेस में नहीं। देन या टर्मरिक का मैंने बात किया, और सब टर्मरिक के साथ तो टमाटर लगाइएगा टर्मरिक के साथ में। टर्मरिक इज बेस्ट फॉर टोमेटोज, एग प्लांट्स एंड पेपर्स, शिमला मिर्च। आप ये देखिए ना, जिसको भी थोड़ी शेड चाहिए, टर्मरिक का पौधा बड़ा है ना, तो उसके साथ में अगर आप छोटे गोभी लगेंगे तो क्या रखेगा वो, क्या करेगा वो, टर्मरिक का पौधा जो है उसको शेड करेगा, शेड करेगा तो आपकी गोभी में कीड़े आ जाएंगे, भागेंगे। इसलिए टर्मरिक हरदम ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ को रखिएगा, ईस्ट और साउथ को आप छोटे जो विंटर का सन होता है, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मेरी तरफ नॉर्थ है, आपकी तरफ साउथ है। विंटर का जो सन होता है ये ऐसे ऊपर से नहीं जाता है, ये ऐसे नीचे से जाता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसलिए जो भी साउथ फेसिंग प्लांट्स आपके हैं उनको धूप मिलती है, वो धूप आपने रोकनी नहीं। इसलिए ऑल टॉलर प्लांट्स शुड गो टुवर्ड्स ईदर नॉर्थ और वेस्ट। ईस्ट की भी धूप आपको चाहिए, सूरज देर से उगता है, फोटोसिंथेसिस देर से शुरू होता है, तो जितनी धूप मिलती है उसमें अच्छा फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। जब धूप मिल रही है, हमारे प्लांटिंग की गलतियों की वजह से वो धूप कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, किंतु जिनको सेमी शेड चाहिए उगने के लिए, जैसे सारे पेपर्स, शिमला मिर्च, टोमेटोज, चेरी टोमेटो, ये सेमी शेड में 40% शेड में चल जाते हैं। इनको आप हल्दी के पीछे अगर लगाएंगे तो हल्दी के पीछे की भी जगह यूज हो जाएगी, आगे की भी जगह यूज हो जाएगी। एक और शिमला मिर्च, पेपर्स, टोमेटो, चेरी टोमेटोज। So as it is, I covered of 13-14 flowers. Now how to plant, how to select, ये जो मैं अभी कह रही थी, जैसे आप जो भी कंपेनियन प्लांट लगा रहे हैं उसकी पूरी फितरत आपको पता होनी चाहिए, कितना टॉल है, फ्लावर्स कौन से टाइम में देता है, फैलता कितना है और कितना डीप रूट इसका जाता है। अगर आप कैबेज के साथ में कॉस्मोस, कॉर्नफ्लावर, डायमॉर्फिटिका लगा देंगे कैबेज कॉलीफ्लावर के साथ में, तो ये शेड करेंगे, ये इसको आपके मेन प्लांट को ग्रो नहीं होने। सो आपका मेन वेजिटेबल प्लांट ऊपर होना चाहिए, उसकी कंपेनियन प्लांट नीचे होना चाहिए। सो हाइट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया इज द सन, सन ब्लॉक नहीं होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया, आपका पौधा अगर ऊपर, मतलब जैसे मैंने मेथी लगाया, पालक लगाया, पालक की जड़ें जाती है ऊपर के 6 इंच, करेक्ट, जो वो खाना खाएंगी वो ऊपर
कि 6 इंच से खाएं। अगर उसके साथ में मैं वेस्ट और नॉर्थ में कोई ऐसा टॉल पौधा लगा दूं जो नीचे 9 इंच नीचे जाके खाना खा रहा है, जैसे ये सारे जो पौधे वाले मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बताया, तो वो आपके पालक का खाना नहीं खाएंगे। पालक ऊपर की 4 इंच 6 इंच में खाएगा और ये सारे जो डायमोर्फिका कॉर्नफ्लावर कॉस्मोस वगैरह जो है वो 9 इंच नीचे से खाना खाएंगे, तो वो आपस में न्यूट्रिशन के लिए भी पड़ेंगे। सो सिमिलर सन रिक्वायरमेंट, सिमिलर वाटर रिक्वायरमेंट, different root heights, different plant heights. Also maintain minimum spacing. एक जैसे नेस्टेशियम अगर आपने एक लगा दिया तो नेस्टेशियम किसी भी पास के पौधे को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है। इसलिए नेस्टेशियम अगर आप कैबेज कॉलीफ्लावर के पास में लगा रहे हैं, मिनिमम एक 9 से 12 इंच का डिस्टेंस दूर करके लगाइए और बार बार नेस्टेशियम को गाइड कीजिएगा ताकि वो आपके कैबेज और कॉलीफ्लावर पे चले। वो तो अपने आप ही उग जाते हैं नेस्टेशियम, फिर हम उनके पत्ते लगाते हैं। हाँ, उनके पत्ते बहुत ज्यादा नहीं हटाए। हम क्या करते थे, उनके फूल दिखने के लिए पत्ते हटाए। जहां अपने पत्ते हटाए उसकी इल्ली जो है आपके गोभियों को मूलियों को खाना शुरू। इल्ली नेस्टेशियम को ही खाना चाहिए क्योंकि उसका पत्ता हम खाते नहीं, तो उसके पत्ते पूरे बहुत बार मैंने देखा, कई गार्डन्स में मैंने देखा है नेस्टेशियम के पत्ते पूरे बेयर किए जाते हैं क्योंकि बड़े उसके फूल दिखते ही हैं। और अगर उसके बगल में कोई उसी के फैमिली का पौधा होगा तो उसकी जो इल्ली नेचर टाइम पे भेजती है उस इल्ली को, वो फिर नेस्टेशियम को नहीं अटैक करेगी, उसके बगल वाले पौधे को अटैक, वो नहीं होती। इसलिए नेस्टेशियम इज ऑलवेज प्लांटेड बाय ऑर्गेनिक गार्डनर्स एज अ प्रोटेक्टर। तो उसके पत्ते आप जरूर पूरे पूरे उसको बेयर करें। सो दैट फिनिशेस माय टॉपिक। अगर आपको कोई सवाल है। मैरीगोल्ड लगाना चाहिए। पता नहीं पिछले कुछ टाइम से मैं मैरीगोल्ड लगाती हूँ, थोड़े टाइम बाद फ्लावर बहुत अच्छा आ रहा होता है और एकदम से स्पाइडर नहीं वो इट इज वेरी डिस्करेजिंग फॉर मी। ये आपको वैरायटी लगानी होगी अफ्रीकन मैरीगोल्ड कॉम्पैक्टा, ये वैरायटी आपने डाली मार्केट से लाती हूँ। तो वो कॉम्पैक्टा वाली वैरायटी अगर आपको लगानी है तो एक गमले में लगा के आप शो के लिए यूज कीजिएगा। वो कॉम्पैक्टा आप अपने ही बीज रखिएगा उसके। इस बार आपने बीज लाए, आपने गमले में उसको डाला, अगले साल अपने गमले से बीज रखिएगा, उसको दोबारा डालिएगा, फूल छोटा हो जाएगा, फिर उसके बीज रखिएगा, अगले साल फिर वही बीज डालिएगा, तब उसकी ओरिजिनल आपके हैबिटेट में उसकी ओरिजिनल हैबिट क्या है वो खिल के आएगी, वो आपका नेटिव बन जाएगा, वो फिर आपको दूसरे गुण देना शुरू करेगा। यूरोप से बहू आई है तो आपके घर में एडजस्ट नहीं होगी। जो मंदिर से माला मिलती है उसके अगर फूल लगा दें सबसे अच्छा क्योंकि मंदिर में कॉम्पैक्ट की माला वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अफ्रीकन मैरीगोल्ड में अफोर्ड नहीं कर सकते मंदिर वाले, देसी मैरीगोल्ड लाते हैं जो हमारे नेटिव है और उसमें सारे ये जो जितने आप एक्सोटिक फ्लावर्स लाएंगे ना, उस एक्सोटिक फ्लावर्स को आपको एक्लिमेटाइज करने के लिए 3 साल लगेगा। किसी भी एक्सोटिक सीड मैं अपने खेत में कर्नाटका से गेहूं लाऊंगी, पहले साल मैंने डाला, फिर इसे मरता पड़ता कर्नाटका का एक बहुत अच्छा गेहूं है, इसमें ग्लूटेन फ्री गेहूं कहते हैं इसको, एंड वेरी टेस्टी, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का गेहूं था। तो मुझे थोड़े किसी ने 1 किलो जैसे सीड दिए थे, मैंने पहले साल उसको अपने खेत में डाले छत्तीसगढ़ में, इतना मरता धरता आया वो 1 किलो का, मेरे ख्याल से 3 किलो बीज मिले मेरे को। 1 किलो गेहूं के बीज डाले मैंने 3 किलो, वो मेरा उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। उसके बाद मैंने उसको दोबारा डाला, मेरे को कुछ 12-15 किलो गेहूं दिया। उसके बाद इस बार मैं उसको तीसरी बार डालूंगी, वो सीड कर्नाटका गेहूं के छत्तीसगढ़ को एक्लिमेटाइज्ड सीड होंगे। उसके बाद मैं उसका फ्लावर्स में भी
जो आप सीडेड फ्लावर्स लाते हैं, अगर आप एक्सोटिक फ्लावर्स लाए हैं, उसको उसी के सीड, एक तो उसी के सीड 3 साइकिल से जाने दीजिएगा, तब वो आपके वेदर को एक्टिवेटाइज करेगा। वो जितना आप उसको एयर प्यूरिफायर और रूम बंद करके पर्दे लगा के, वो यूरोप की बहू कभी भी इंडिया की नहीं करता। इंडिया की भी हो जाए तो अच्छा